कर लो, ठीक है। और चलें जी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जी हमारा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। आपने स्टैट्स पढ़ी हुई है, ठीक है, बेसिक चीज़ें सारी आपको पता हैं। हमने उनमें से कोई चीज़ नहीं करनी। हमने जैसे ये करना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आप इन स्टैट्स के टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि क्वालिटी कंट्रोल में जो स्टैट्स का रोल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि आपके पास एक्सपेरिमेंट के बाद, एनालिसिस के बाद कहीं ना कहीं जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फिगर्स में आ रहे हैं। आपके पास जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो फिगर्स में कलेक्ट हो रहा है। आपके पास जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एक सर्टन सैंपल, एक पूल में से कलेक्ट कर रहे हैं। अब आपने जो डाटा कलेक्ट किया है ये डाटा कितना रिलायबल है, ये डाटा कितना सिग्निफिकेंट है, कितना नॉन सिग्निफिकेंट है, आपकी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है क्या है, आपका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर ये डाटा फॉल कर रहा है, या उसकी जो अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है, या जो वर्स्ट केस सिनेरियो आपने क्रिएट किया हुआ है उस वर्स्ट केस सिनेरियो से, लिमिट से आउट जा रहा है या लिमिट के अंदर। हमेशा याद रखें लिमिट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए कहा गया है कि इंसानों को भी लिमिट में रखा गया है कि हदूद, लिमिट्स, लिमिट से जो चीज़ आउट जाती है वो अपना वजूद खो देती है। इसलिए कि वो डेटा जिसको आप लिंक कर रहे हैं एक एनालिसिस के साथ, एक आउटकम के साथ, एक रिजल्ट के साथ, तो उसके रिजल्ट्स को लिमिट में आना चाहिए, ठीक है। इस वजह से हर एनालिसिस, हर टेस्ट की लिमिट्स डिफाइन की गई हैं, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन किया गया होता है। और वो जो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, वी हैव टू प्रूव दिस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बाय अप्लाइंग अ डिफरेंट टूल्स ऑफ स्टैट्स, ठीक है। स्टैट्स के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्टैट्स के डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं। हर टेस्ट का अपना मकसद है, हर टेस्ट का अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके, कहते हैं जी टर्म है जो है SQC इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड बाय क्वालिटी प्रोफेशनल्स। ठीक हो गया जी। ओके, ये आपने स्टैट्स के उसमें पढ़ा होगा जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग है, ये सारी चीजें आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन देख लें जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या, यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आपने एक मीन पढ़ा होगा, एक मीन है, मोड है, मीडियन है, ठीक है। मीन सेंट्रल टेंडेंसी को कहते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे जी। रेंज क्या होती है कि दो आपके पास एक डेटा है, एक उसकी हायर वैल्यू है और एक उसकी लोअर वैल्यू है। हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करें तो जो फिगर आती है वो उसकी रेंज है, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन सैंपल पूल। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपकी मीन वैल्यू निकली है उससे कितना डेविएट कर रहा है, और इसकी भी लिमिट्स हैं। अगर आपने 10 वैल्यूज ली हैं और उनका एक मीन निकला है और 10 में से 4 वैल्यूज तो बहुत करीब करीब हैं और 4 वैल्यूज उस मीन से बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, उसमें अच्छी खासी डेविएशन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एनालिसिस है, आपका जो टेस्ट है, उसकी रिपीटेबिलिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसकी रोबोटनेस में, उसकी रिगटनेस में, उसकी स्पेसिफिसिटी में, उसकी लिनियरिटी में, उसकी एक्यूरेसी में, उसकी प्रिसीजन में प्रॉब्लम है। क्यों? कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है कि आपके डेटे का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है, कि मीन वैल्यूज से बाज वैल्यूज तो ठीक है लेकिन बाज वैल्यूज का जो ग्राफ में आप शो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है और ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, एनालिसिस का चेंज, एनालिस्ट का चेंज होना, इक्विपमेंट का चेंज होना, इन्वायरमेंट का चेंज होना, रिजेंट्स का चेंज होना, मेथड का चेंज होना। इसलिए जब हम वैलिडेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मेथड वैलिडेशन है, तो उस मेथड वैलिडेशन में इतने 8-9 जो ICH के पैरामीटर्स हैं वो करने का मकसद ही ये है कि हम हर तरह से प्रूव करें कि हमारा जो टेस्ट है वो लिमिट्स के अंदर आ रहा है, और उसकी जो स्टैटिस्टिकल प्रूव करें
जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लिमिट्स के अंदर है। मैंने पहले भी बताया था कि हम टैबलेट्स की बात करें, जब हम एनालिसिस करते हैं तो यूएसपी क्या बताती है, आरएसटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2%। 2% से ज्यादा आरएसडी वैल्यू है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि 4-5 एनालिसिस के अंदर फर्क 2% से ज्यादा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन, you are so mean. Okay. To compute the mean, we simply sum up all the observations and divide the total number of observations. आपको पता है जी। फिर रेंज है, इसका फार्मूला है, रेंज है, ये देखें लार्जेस्ट फिगर है उससे स्मॉलर फिगर को माइनस करें तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। विच इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ कर्व है, मीन से कितना डेविएट किया आगे मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला है जो मैनुअल करते हैं। अब तो हम एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं और वहीं से स्टैंडर्ड डेविएशन लग जाता है, वहीं से एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक है स्टैंडर्ड एरर मीन, वो उससे ज्यादा रिलायबल है। ओके जी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों यूज करते हैं, टू एक्सटेंड टू यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। वही बात की है कि आपके टेस्ट रिलायबल हैं या नहीं है, आपकी प्रोडक्ट के जो एनालिसिस हैं जिसके ऊपर आपने उस प्रोडक्ट को रिलीज करना है, एनालिसिस के ऊपर, उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है, वो जो एनालिसिस है, वो आप एक टाइम नहीं करते, आप कम से कम एक्सपेरिमेंट को ट्रिपलेट में लगाते हैं। तो क्या जो आपने ट्रिपलेट में एक्सपेरिमेंट लगाया है उसके स्टैट्स क्या बता रहे हैं कि रिजल्ट्स लिमिट्स के अंदर हैं या लिमिट से आउट हैं। फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हैव टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। अगेन वही बात कि कितनी वेरिएशन है। वेरिएशन मैंने पहले बताया कि एनालिस्ट की स्किल्स, मेथड में फर्क है, प्रोसेस में फर्क है, रीजेंट में फर्क आ गया, वेंडर में फर्क डाल दिया आपने, पहले एक वेंडर से आ रहा था मेथनॉल, अब डिफरेंट मेथनॉल आ रहा है सोर्स से। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, वेरिएशन का बाइस बनती हैं, और इसको आपने लिमिट में रखना होता है टू मेक श्योर द प्रोसेस इज इन अ स्टेट ऑफ कंट्रोल। ठीक हो गई जी। वेरिएशन इन क्वालिटी जी, नॉट टू आइटम्स आर एग्जैक्टली सिंपल सी बात है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट एक जैसा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम यूज हो रहा है 7 ml, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेक्स्ट टाइम भी 7 ml यूज हो, 7.1 हो सकता है, 6.9 भी तो यूज हो सकता है, ठीक है, एंड पॉइंट आने तक। सो कोई वैल्यू एक जैसी नहीं होती। फिर आपने उन वैल्यूज को क्या किया होता है, एक सेट ऑफ लिमिट्स में रखा होता है, एक अपर लिमिट डिफाइन की होती है, एक लोअर लिमिट डिफाइन की होती है, और आपने एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाया होता है कि इन लिमिट्स के अंदर हमारा रिजल्ट आना चाहिए, अदरवाइज हमारा रिजल्ट आउट ऑफ स्पेक्स कहते हैं उसको हम, आउट ऑफ स्पेक्स रिजल्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है जी। some sort of variation in two items is bound to be there, in fact it is an integral part of any okay जी। difference क्या है जी, characteristics known as variation है। variation may be due to this substandard quality of raw material, मैंने जिस तरह बताया, केयरलेस हो सकती है, प्रोसीजर का चेंज होना, एनालिस्ट का चेंज होना, मशीन का फॉल्ट होना, कॉलम का चोक कर जाना, हजारों रीजन है जी। टाइप्स ऑफ वेरिएशन दो तरह के जी, एक वेरिएशन है जिसको आप कहते हैं जी चेंज कॉज, कि आपने किसी मकसद के लिए चेंज की है। एक है जी असाइनेबल कॉजेज, कि आप देखना ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि एक मशीन का दूसरी मशीन से क्या फ़र्क है, HPLC का एजेलेंट का स्मार्टो से क्या फ़र्क है, एक यूवी का सिंगल बीम का डबल बीम से क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये वेरिएशन की टाइप है। वेरिएशन ड्यू टू चेंज कॉज, कॉमन कॉजेज क्या हो सकती हैं जी, कि दिस वेरिएशन इज नॉट ड्यू टू डिफेक्ट इन मशीन और रॉ मटेरियल और एनी अदर फैक्टर है। ये एक रैंडम मैनर में जो चेंजेस आ रही हैं आप उनको कंसिडर करते हैं, जो कि आपकी क्या नाम है, आप उसको डिजायरेबल चेंज नहीं है। ठीक है, एक रैंडम चेंज आ रहा है एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, और उसको आप स्टेटिस्टिकल आप उसको प्रूव करते हैं कि ये एक निगलिजिबल इफेक्ट है, इसको हम बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते। ठीक है, बट उसमें वेरिएशन हुई है, चेंज हुई है। ठीक है, एक ये कि जो आप डेलिबरेटली देखते हैं फर्क, वो बाद में। वेरिएशन ड्यू टू साइनेबल कॉजेज, जो कि नॉन रैंडम कॉज है जी, डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक सोर्स से मंगवाया एस्पिरिन और दूसरे सोर्स से एस्पिरिन मंगवाया, उनका एनालिसिस किया, उनके डिफरेंट टेस्ट किए, फर्क मालूम किया, किसका बेहतर रिजल्ट आ रहा है जी। डिफरेंस इन मशीन है जी, एक मशीन जर्मनी की है, एक चाइना की है, एक लोकल मेड है, तीनों का फर्क मालूम किया। डिफरेंसेस इन ऑपरेशन है जी, ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम है, सो मेनी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें। स्पेसिफिकेशन एंड कंट्रोल लिमिट्स, हमने पहले बात की
कि जितने भी स्टैट्स हैं आप इनको कंट्रोल लिमिट्स में रखते हैं, आप इनको लिमिट्स के अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ड्रॉ करते हैं हर टेस्ट का। अगर उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं तो आपके रिजल्ट पास हैं, अदरवाइज आपके रिजल्ट जो हैं वो आउट ऑफ स्पेक्ट्स हैं, और OOS आउट ऑफ स्पेक्ट्स रिजल्ट्स आर नॉट रिलायबल। ठीक है, नो आइटम इन दिस वर्ल्ड कैन ट्रू कॉपी ऑफ। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक आप HPLC पे रन किया आपने, उसका एरिया अंडर कर्व आया है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वही एरिया अंडर कर्व आए, हालांकि मेथड सेम है, एनालिस्ट भी सेम है, वो फर्क होगा। इट इज नॉट एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट वैल्यूज है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, रेंज में वैल्यूज देते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डायमीटर ऑफ अ पेन इज एक्सपेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर नॉट एज 7 mm नहीं होगा, बल्कि 7 mm प्लस माइनस। ठीक है, 7.05 भी हो सकता है और 6.905 भी हो सकता है। ठीक है, 0.05 प्लस माइनस के मार्जिन से। ओके ओके, ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट ऐड किया हुआ है, देखें, ये सिर्फ जस्ट समझाने के लिए है कि ये 6 तरह की डाइल्यूशंस हैं। ठीक है, ये जीरो डाइल्यूशन पे आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, फिर आपने कंसंट्रेशन 0.5 mg पर मिल है, फिर 0.1 कंसंट्रेशन, ये सारी कंसंट्रेशन है, डिफरेंट डाइल्यूशन बनाई हुई है आपने। ठीक है, और ये सबसे लीस्ट क्या नाम है कंसंट्रेटेड है, और ये सबसे कंसंट्रेटेड वैल्यू है। ओके, ये उन वैल्यूज आपने एक्सपेरिमेंट लगाया एक जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर, सो उसकी डिफरेंट वैल्यूज आई हैं उन, फॉर एग्जांपल वो 30 वैल्यूज हैं, या आपने मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने 96 वेल प्लेट ली और उसके अंदर कुछ वेल्स के अंदर आपने ये जीरो वाली कंसंट्रेशन डाली, कुछ वेल्स के अंदर आपने ये कंसंट्रेशन डाली, कुछ ये में आई, अब आपके पास डिफरेंट वेल्स आ गए हैं, आपने उसकी अब्जॉर्बेंस लिया यूवी के अंदर या इलाइजा के अंदर, अब वो जो अब्जॉर्बेंस की वैल्यूज हैं, ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन की मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसकी 16 वैल्यूज हैं, उन 16 वैल्यू 16 वैल्यूज का ये मीन निकला हुआ है, उन मीन का फिर आपने आगे एक और टेस्ट लगाया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर मीन। ठीक है, तो अब ये क्या निकला कि अब आप इन वैल्यूज की इन कंसंट्रेशन के अगेंस्ट क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर मीन ले रहे हैं। ठीक है, फिर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ में आपके पास एक ट्रेंड एनालिसिस आता है। ये नीचे क्या है जी, नीचे लॉग कंसंट्रेशन है, हमने एग्जांपल ली थी कि 0 से लेके और 0.5 तक की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेके, ये क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी है तो इसको फिर हमने लॉग कंसंट्रेशन सेमी लॉग पेपर पे लिया हुआ है। ये आपके पास परसेंटेज वाइबिलिटी ऑफ कंट्रोल है कि आप जो आपको नंबर ऑफ सेल्स जो हैं जो वाइबल हुए हैं, वो ये उसकी क्या नाम है कॉलम है, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है जी, कंसंट्रेशन है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस आपको बताता है कि आपकी जो IC50 है कि 50% के ऊपर पहुंच के किस कंसंट्रेशन के ऊपर आपकी IC50 क्या मतलब आया कि 50% कंसंट्रेशन के ऊपर किस, यहाँ पे ग्राफ ये बताता है कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर आपकी ये स्ट्रेंथ आई है कि वहाँ पे जो जो आपको रिजल्ट शो हुआ है, जो वायबल परसेंटेज है 50% कंसंट्रेशन की, वो ये बनती है। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, वो दूसरे मोड में चला गया है, चलें एक और एग्जांपल है, टोटल एक एक्सपेरिमेंट है एंटीऑक्सीडेंट का, जिसको हम टोटल कैपेसिटी ऐसे कहते हैं। इसमें डिफरेंट एक्सट्रैक्ट हैं, मैथनोलिक एक्सट्रैक्ट है जी, एक कोई क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट है, फ्रैक्शन है, कोई एनेक्सिन फ्रैक्शन बनी हुई है, इथाइल एसीटेट है, एक्टिव सॉल्यूशन है। ये एक हमने टेस्ट लगाया हुआ है जिसको हम कहते हैं जी टोटल क्या नाम है उसका, टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऐसे, ये उसकी वैल्यूज हैं, और ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ये उसकी कुछ वैल्यूज होंगी, इसकी मैंने इसकी फॉर एग्जांपल हमें 5 या 7 कंसंट्रेशंस हैं, ये उनकी मीन वैल्यू है, और ये उन मीन वैल्यू के अगेंस्ट उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इन मीन वैल्यूज का और इनके स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्राफ प्लॉट होगा। ये जो ऊपर आपको बार नजर आ रहे हैं, बार क्या है जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बार हैं। अगर ये बार अपेरेंटली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो बार हैं ये बहुत बड़े हो जाएंगे, तो ये शो करेंगे कि
इस कंसंट्रेशन में जो स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शंस लगी थी, उनके जो एक्सपेरिमेंट है उनके आपस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो लिमिट से आउट है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसी तरह सेटिंग कंट्रोल लिमिट्स स्टैट्स के अंदर या स्टैटिकल चार्ट्स के अंदर जी हम इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल लिमिट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक अपर कंट्रोल लिमिट है और एक लोअर कंट्रोल लिमिट है, और हमारे रिजल्ट जो हैं वो इनके दरमियान आने चाहिए, ठीक है। और मीन वैल्यू क्या होती है कि इन सब का जो सेंट्रल वैल्यू है आप उसको नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं और आपके पास वैल्यूज निकल आती हैं जिसको हम मीन कहते हैं। ओके जी, फॉर चलें ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, कि हम साल के बाद, इसको हम कहते हैं एनुअल रिव्यू रिपोर्ट, एक साल के बाद हम रिव्यू रिपोर्ट लेते हैं और उस रिव्यू रिपोर्ट में हम ये देखते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का बैच डाला है, उस पैरासीटामोल के जो बैचेस हैं एक साल में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 20 बैचेस डले हैं 2020 में, उन 20 बैचेस के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या वेरिएशन आया आपस में, मुझे उसका एक पेज के ऊपर एनालिसिस चाहिए, जिसको आप क्या कहते हैं एनुअल रिव्यू रिपोर्ट। ये मैंने आपको जब जीएमपी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि ये मैंडेटरी है, हर बैच के एनुअल रिव्यू रिपोर्ट आप फाइल में लगाते हैं, क्योंकि जब ऑडिटर आते हैं तो वो हजारों फाइलें नहीं खोलते, उनको एक बस पेज चाहिए होता है, एनालिसिस चाहिए होता है, उस एनालिसिस से ही वो आगे फिर वो जो भी क्लू निकालना वो निकालते हैं। सो ये फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैं एग्जांपल देता हूँ, पैरासीटामोल है, 2013 का एनालिसिस है, उसका 2014 का एनालिसिस है और उसका 2015 का एनालिसिस है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये पैरामीटर्स हैं, इन सारे पैरामीटर्स के अगेंस्ट हमने उस एक प्रोडक्ट को 2013 में भी देखा, कितनी दफा चेंज किया, 2014 में कितनी दफा चेंज किया, 2015 में कितनी दफा चेंज किया। पहला पैरामीटर जी फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप एंट्री करते हैं और उस एंट्री को कितनी दफा रिट्रीव किया आपने, चेंज किया, डिलीट किया। तो फॉर एग्जांपल 2019 के अंदर हमने 13 के अंदर 2019 दफा चेंज किया, 2014 के अंदर डेटा एंट्री पैरामीटर को, जो पैरामीटर है, हमने 3 दफा चेंज किया, 2015 के अंदर हमने 4 दफा चेंज किया। इसी तरह अपीयरेंस है, थिकनेस है उसकी, ठीक है, इनके अंदर आपने इन पैरामीटर्स के अंदर आपने कितनी दफा चेंज किया। फॉर एग्जांपल आपने उसकी थिकनेस रखी हुई थी 8 mm, अब आपने उसका क्राइटेरिया रख दिया जी 7.5 mm, तो ये 18 दफा चेंज हुआ है 2013 में। इसका मतलब ये कि 2013 में वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं थी, 2014 में कम हुआ, 2015 के अंदर और कम हुआ जाके, ठीक है। आप चेंज करते हैं टाइम बाय टाइम, आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, कोई रॉ मटेरियल ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, कोई डिपेंडिंग अपॉन द सिंथेसिस स्कीम, कोई ज़्यादा मॉइस्चर ले लेता है, कोई कम लेता है, सोर्स चेंज कर लिया, वेंडर चेंज कर लिया, मशीन चेंज कर ली, पहले कम सोफिस्टिकेटेड मशीन थी, अब आप बहुत हायर सोफिस्टिकेटेड मशीन ले आए हैं, उसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है, आपने पैरामीटर चेंज कर दिए बैच कार्ड के ऊपर। फिर है जी वेट वेरिएशन, ठीक है, ये इस प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 13-17 दफ़ा प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आपने उसको सेट किया, 14 में 11 दफ़ा, 15 में 12 दफ़ा। फिर पैकेजिंग के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसकी डब्बी चेंज की है, उसका लिटरेचर चेंज किया है, उसका जितने भी कोई और उसका कलर चेंज कर दिया, कोई लेबल में चेंज कर दिया। इसी तरह उसका एसए या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है, इसके ऊपर 13 दफ़ा चेंजेस आई हैं 2013 में, 11 दफ़ा 14 में और 15 के अंदर बिल्कुल स्टेबल हो गया। हार्डनेस का पैरामीटर है, फेबिलिटी का है, डिस्पेंसिंग करते हुए आपने उसके कुछ चेंजेस किए हैं उसके चेकलिस्ट के अंदर या उसके एसओपीज के अंदर। फिर क्यूसी टेस्टिंग या प्रोसीजर है या कोटिंग प्रॉब्लम है, ये जैसे एग्जांपल है। इस तरह आपने हर प्रोडक्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए होते हैं और पूरे साल में उनको आप नोट करते हैं और बाद में एक एनुअली रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसको आप क्या कहते हैं एनुअल रिव्यू रिपोर्ट। और ये हर प्रोडक्ट की मैंडेटरी है, इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सीजीएमपी। अंडरस्टैंड? सर, जी जी, इन प्रॉब्लम्स की वजह से बैच पास हो जाता है अगर इतना ईयर लिमिट टू की ईयर ऑब्वियसली चेंजेस आ रही हैं? ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखें, बैच तो पास हो तभी पास होगा ना, लिमिट के अंदर होगा। अगर लिमिट में नहीं है तो आप बैच को दोबारा देखेंगे, लिमिट बैच पास हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रॉब्लम पे फेस कर रहे हैं आप, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप फिर सॉल्व करते हैं, आप अपने बैच कार्ड के अंदर तब्दीली करते हैं। जब आपने बैच कार्ड के अंदर चेंजेस करेंगे
तो आप उसको यहाँ नोट करेंगे, ये वेट वेरिएशन का क्राइटेरिया मैंने अपने बैच कार्ड के अंदर चेंज किया है और ये कितनी दफ़ा चेंज हुआ है। तो करते करते फिर क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट स्टेबल से स्टेबल होती जाती है। ठीक हो गया। जी बैच कार्ड तभी रिलीज होगा जब लिमिट्स के अंदर होगा। ठीक है। ओके, ठीक है। देखें फिर आप उसको क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल, हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल, फिर आप उसको स्टैटिस्टिकल प्रूव करते हैं। आप ये आपके सामने क्या नाम है, ये बार चार्ट्स बनी हुई हैं, हम इसको ये बार चार्ट्स हैं, हम इसको पाई चार्ट, लीनियर चार्ट, रिग्रेशन चार्ट, पता नहीं स्टैट्स में बहुत कुछ है, और हम उसको ट्रेंड एनालिसिस है, पीयर कोरिलेशन है, रिग्रेशन कोरिलेशन है, नोवा 1 टी एनालिसिस, पी एनालिसिस, सारे एनालिसिस लगा के हम डिफरेंट वेरिएंस हम उसको शो कर सकते हैं। अच्छा ये देखें जी 2013 का आपको बता रहा है ब्लैक वाला, ठीक है, ये जो ब्लू है ये 2014 का एनालिसिस है, 2015 का है ये बिल्कुल जो ब्लैंक है। अब ये एनालिसिस आपको डिफरेंट पैरामीटर जो मैंने आपको बताए हैं ये उसमें बता रहे हैं जी डेटा एंट्री के अंदर 2013 के अंदर देखें ये कुछ 17 दफ़ा चेंजेस हुई हैं, ठीक है, ये कुछ 4 दफ़ा हैं, 3 दफ़ा हैं, ये 4 दफ़ा चेंजेस हुई हैं। सो ये अब मेरे पास क्या आ गई, फॉर एग्जांपल मैं एज अ इंस्ट्रक्टर जाता हूँ या एज अ ऑडिटर जाता हूँ, अब मेरे सामने उस पूरे बैच की एक समरी है, साल की भी है, उसके 2 साल की भी समरी है, और उसके 3 साल की समरी है, ईयर फ्रॉम 13 टू 15। ठीक है। तो ये क्या था, प्रोडक्ट डेविएशन प्रॉब्लम वाइज कंपैरिजन। एक प्रोडक्ट है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट बन रही हैं, तो 100 प्रोडक्ट का आपने कंपैरिजन, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है कि हर साल के एंड में उसको प्रोड्यूस करें, और इसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं जिसको आप कहते हैं एनुअल रिव्यू मीटिंग का आप कंडक्ट करते हैं, और उससे आप ये थॉरली एनालिसिस करते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट किस तरफ जा रही है। क्योंकि देखें आप ज़्यादा चेंजेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जब आप चेंजेस कर रहे हैं आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आपके लॉसेज हो रहे हैं, आपका खर्चा लग रहा है। ठीक है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि आप एक प्रोडक्ट को बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहें। इनिशियली R&D का काम होता है कि सारे पैरामीटर्स आपको सेट करके दे, लेकिन मैंने वही बात की कि जो ही बैच चलता है आप प्रोसेस में चलते हैं, फिर आप प्रोसेस वैलिडेशन भी कर रहे होते हैं, वैलिडेशन में यही चेंजेस देख रहे होते हैं आप कि कितना फर्क आया है। ठीक है। लेकिन जो ही आप बैजेस चला रहे होते हैं, मंथ का फर्क पड़ता है, सर्दियों में कुछ बिहेवियर है, गर्मियों में कुछ बिहेवियर है, ठंड में कुछ है, मॉइस्चर में कुछ है। ठीक है। और यही कंपैरिजन जो है एक उसका आपने एक और तरह से उसको शो कर दिया है। ठीक है। पाई चार्ट में शो कर दी है। ये अब डिफरेंट सेक्शन शो हो गए हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड जर्नल है जिसके अंदर आप एंटीबायोटिक सी बना रहे हैं, जनरल चीज़ें बना रहे हैं, कोई पेट की दवाइयाँ हैं, कोई दर्द की दवाइयाँ हैं, कोई डायबिटीज़ की, कार्डियोवास्कुलर, और एंटीबायोटिक सेक्शन है आपका, फिर एक पैकिंग सेक्शन है, फिर आपका रॉ मटेरियल है, पैकिंग रॉ मटेरियल है, और आपका क्या नाम है, पैकेजिंग मटेरियल है, वेयर हाउस है, रॉ मटेरियल वेयर हाउस है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी इंश्योरेंस है। अब इन कंपैरिजन ऑफ सेक्शन का कंपैरिजन हो गया आपस में कि किस सेक्शन में कितनी दफ़ा चेंजेस आ रही हैं। आपको पता चल रहा है यार ज़्यादा प्रॉब्लम, इसका मतलब है सॉलिड जर्नल जो है इसके अंदर 17% चेंजेस आ रही हैं, और ये जो पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आपने 23 दफ़ा प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रॉब्लम पैकेजिंग में आ रही हैं आपको। ठीक है। ये प्रोडक्ट चेंज रिक्वेस्ट रिव्यू, वही मैंने बात की है कि ये जनवरी 15, दिसंबर 15, अगले 15 तक पूरे साल का कंपैरिजन है कि आपने प्रोडक्ट के अंदर जो चेंज किया है वो किस तरह की है। देखें प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे चेंज नहीं होता, आप उसकी एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, वो रिक्वेस्ट डिफरेंट अथॉरिटी से अप्रूव होके उसके बाद वो बैच कार्ड का हिस्सा बनता है। जो आपकी फॉर्मुलेशन होती है, बैच कार्ड होता है, वो एक कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है और ऑथराइज होता है, उसको एक बंदा लिखता है, उसको अप्रूव करता है, उसको ऑथराइज करता है। वो जो कंपनी का हायर अप्स होते हैं, सीईओ है या डायरेक्टर टेक्निकल्स हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन है, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट अप्रूव होकर आता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट सेक्शन है जी, एक सेक्शन सॉलिड जर्नल है, एक एंटीबायोटिक का सेक्शन है। बैच साइज इंक्रीज, पहले बैच साइज था 1 लाख टैबलेट्स का, आपने किसी वजह से 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया, और कितनी दफा साइज इंक्रीज हुआ है, 11 दफा। बैच साइज डिक्रीज, बैच साइज था 2 लाख टैबलेट्स का, आपने उसको कम करके 1.5 लाख कर दिया। वजह हो सकती है आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल कम है, रॉ मटेरियल पीछे से आ ही नहीं रहा, एलसी रुकी हुई है, रॉ मटेरियल फंसा हुआ है,
आपने बैच कार्ड रिड्यूस कर दिया, कितनी दफ़ा किया, 26 दफ़ा किया, ठीक है। प्रोसीजर चेंजेस, प्रोसीजर में जो टैबलेट डिस्पेंसिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट बनने तक जो हज़ारों प्रोसीजर्स हैं, उसमें कितनी दफ़ा चेंज आया, 6 दफ़ा। फॉर्मुलेशन कितनी दफ़ा चेंज की, 6 दफ़ा। पैकेजिंग मटेरियल 1 दफ़ा। सोर्स चेंज, रॉ मटेरियल चाइना से था, आप कोरिया से आ रहा है, कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा चेंज हुआ है, ठीक है। या और मिसलेनियस डॉक्यूमेंटेशन चेंज है, एसओपी में चेंज है, फॉर्म में चेंज है, चेकलिस्ट में चेंज है, 9 दफ़ा। स्पेसिफिकेशन में चेंज किया, क्राइटेरिया चेंज कर दिए 14 दफ़ा। टोटल 79 चेंजेस आए हैं जी 1 साल के अंदर, ठीक है। एंटीबायोटिक में 5 दफ़ा। टोटल चेंजेस कितनी है जी, प्रोडक्ट चेंज के हवाले से 84। सो ये आपके पास पूरा एक एनालिसिस होता है जिसको आप प्रोडक्ट रिव्यू कहते हैं, और ये करना ये मैंडेटरी है, और ये आपको स्टैट्स बताते हैं। प्रोडक्ट चेंज रिक्वेस्ट रिव्यूज, ये आपको फिर किस तरह जी, ग्राफ की फॉर्म में आप इस तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड जी। फिर है जी हाउ कंट्रोल लिमिट्स आर यूजफुल। मैंने वही पहले बात की है कि जो लिमिट्स के अंदर डाटा आ रहा है आप एक्सेप्टेबल है, आपके क्राइटेरिया के अंदर है, जो वैल्यू आउट जा रही है, ठीक है, आप वो याद करें ना, सारे डिसोल्यूशन को याद करें, क्या क्राइटेरिया था, रेट वेरिएशन का क्या क्राइटेरिया था, 20 टैबलेट्स लें, ठीक है, उसमें से 18 लिमिट के अंदर आ रही हैं, 2 लिमिट से आउट जा रही हैं, 3 जा रही हैं तो आप और लें। इसी तरह आपका डिसइंटीग्रेशन था, 6 टैबलेट्स हैं, ठीक है जी, 2 डिजॉल्व नहीं हुई, आप 6 और लें, 12 लें, डिसोल्यूशन का था। तो यही था कि जब आप लिमिट के अंदर आप जा रहे हैं तो फिर आपको यूएसपी टेस्ट बताती है कि आप फर्दर यूं करें। लेकिन ये लिमिट से आउट जाना आपको स्टैट बताएगा कि ये आपकी वैल्यूज लिमिट से आउट जा रही हैं, मीन से इतना डेविएट हुआ है। मेरा ख्याल है इतना ही रखें, क्या ख्याल है? यस सर। कंट्रोल लिमिट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यहीं से, और स्टॉप